आभार आपका। डॉक्टर टंडन साहब, क्या साहित्य को किसी विचार से बांधा जाना उचित है या किसी विचार के वितंडावाद में उसको घालमेल की परिभाषा में परिवर्तित कर देना? क्योंकि आज के जो सारे सुधी विद्वान है वो सभी इस प्रकार से जो प्रश्न आए और बाकी दर्शकों के बीच से और प्रश्न आएंगे और ये सारी चीजें आप तक हम रखेंगे। आपका क्या दृष्टिकोण है डॉक्टर टंडन साहब? हाँ, मुझे लगता है कि साहित्यकार का जो व्यक्तिगत विचार होता है वो जनहित के परिप्रेक्ष्य में होता है, लोकहित और राष्ट्रहित के परिप्रेक्ष्य में होता है। वह अपने विचार को, व्यक्तिगत विचार को अगर वो लोकहित के विरुद्ध है तो साहित्यकार अच्छा साहित्यकार तभी कहलाएगा जब वो उसका शमन करेगा और लोकहित और जनहित के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या करेगा। दिक्कत क्या है कि साहित्यकार जब ड्युअलिटी में घिर जाता है, दोहरे चेहरे में, सामने का चेहरा कुछ अंदर का चेहरा कुछ, तब कठिनाई होती है। और ऐसा वो कब करता है? जब वो तमाम इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार होता है। उसके अपने कुछ प्रयोजन होते हैं, उन प्रयोजनों की सिद्धि के लिए रचनाओं का सृजन होता है। प्रेमचंद ने जिस होरी का निर्माण किया या जिस सूरदास का चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, वो प्रेमचंद की ड्युअलिटी को नहीं दिखाता। उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया, उसको चित्रित कर दिया। तो भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में मानव मूल्यों के ये भारतीय मूल्य तो हैं ही, लेकिन पूरी मानवता के मूल्य हैं। पूरी दुनिया के सामने जिन आदर्श चरित्रों का निर्माण किया, उनके मनोविज्ञान को पढ़कर उनके माध्यम से एक मार्ग प्रशस्त करने का एक टॉर्च, साहित्यकार जो होता है वो टॉर्च का काम करता है, वो उजाले को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, और वो प्रेमचंद ने भी किया। लेकिन प्रेमचंद को भी हमने प्रगतिशील बताकर एक विचार विशेष से जोड़ने का प्रयत्न किया। दरअसल हमने जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, जो पारिभाषिक शब्दावली है, आलोचना को भी उसके माध्यम से हमने खेमेवादी बना दिया। यही कारण है कि समस्याएं हमारे सामने बढ़ती गई। साहित्यकार किसी विचार का नहीं होता, वो अगर भारतीय है तो भारतीय विचार का है, वो अगर राष्ट्रीय चिंतन और चेतना से जुड़ा हुआ है तो राष्ट्रीयता उसका विचार है। और ये देश तो समेकित संस्कृति का देश है, इसने किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी भाषा को कभी भी ऊपर रखकर या अलग रखकर पहचान नहीं दी। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कंपोजिट कल्चर है, इसके परिप्रेक्ष्य में ही हमें साहित्य और साहित्यकार को देखना चाहिए। क्योंकि कभी भी किसी साहित्यकार ने, चाहे वो किसी युग का साहित्यकार हो, अगर वो कालजयी है तो वो काल की सीमाओं से ऊपर निकलकर सोचता है और देश के सामने, संसार के सामने वो परोसता है जिससे मार्ग प्रशस्त हो, औज्ज्वल्य विकीर्ण हो। और हम तो आदित्य संतान है, सूर्य के प्रकाश को हम पूरी सृष्टि के सामने ले जाना चाहते हैं, वो केवल भारतीय नहीं है। तो मुझे लगता है हमें उसी चश्मे से विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ। अच्छा। तो मैं ये समझता हूं कि प्रेमचंद की जो मानसरोवर की कहानियां हैं, उनके जो उपन्यास हैं, चाहे वो निर्मला हो, जिस समस्या को वो उठाते हैं, जिन चरित्रों का वो सृजन करते हैं, वो भारत के चरित्र हैं, वो भारतीय समाज की, मानव जाति की समस्या है। और ये समस्याएं अलग अलग रूपों में हर भाषा, हर देश, हर समुदाय के अंदर देखने को मिलती हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं प्रेमचंद को हम कलम का सिपाही कहते हैं, प्रेमचंद को हम भारतीय कृषक और मजदूरों का मसीहा भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने उसी धरातल पर जाकर उस गरीबी को, उस समस्या को, उस जुझारूपन को देखा, अनुभव किया और उन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया। लेकिन प्रेमचंद ने कभी भी साहित्य को समाज का दर्पण मानकर नहीं, जो कुछ वास्तविकता होती है उसका परिष्कार कैसे हो, उसका संस्कार कैसे हो, उन पात्रों के माध्यम से, उन घटनाओं और चरित्रों के माध्यम से, यह प्रयत्न प्रेमचंद का रहा है। और ये कोशिश उनके तमाम तरह के पात्रों में हमें दिखाई भी देती है। बहुत धन्यवाद विशिष्ट साहब।